Good morning, students. So we will continue the sheet that we were doing in the last class. I hope everyone has sheet. If not, then in the Telegram group, I have already pinned the sheet. So you can look at the top. There is a vocab sheet. Please check. I am anyway sharing the screen, but it will be good if you have it on your own device. Okay. Chalo. Guys, can we start? All of us have sheet with us. Quickly, if you can confirm in the chat box. Yes. Great. Those who were absent in my last class, once again, I am repeating. Please check the group. Telegram group में दो messages pinned हैं, दो या तीन. There is one vocab sheet that is been pinged. I think second message. Second message आपको दिखेगा. वो vocab की sheet है. जिसके पास नहीं है, please उस sheet को download करके access करो. Am I clear, guys? There are few students who have just अभी 1 मिनट पहले ही क्लास ज्वाइन की, इस वजह से मैं रिपीट किया हूं. Am I clear? Kindly in the chat box. I think हम क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हैं, आप मतलब एकेडमिक क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा हूँ, इसका आंसर तो दे दो. Apart from Ayush and Gaurav, nobody has confirmed. Thank you, Siddhant. Thank you, Harsh. सुमा, थैंक यू. बाकियों के लिए हिंदी में रिपीट करना पड़ेगा क्या? ठीक है, चलो आ गए काफी सारे मैसेजेस. कुछ लोगों को हिंदी में बोलूंगा तो भी समझ नहीं आएगा, मुझे पता है. चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं. सो सबसे पहले आज वी विल कंटिन्यू द क्लास एंड वी विल डू द रिमेनिंग शीट. ठीक है, बट बिफोर वी स्टार्ट दैट, आई हैव पिछले कुछ दिनों से तुम में से कुछ बच्चों का मेरे पास फोन मैसेज आया रिगार्डिंग द प्रेपरेशन, कि थोड़ा मार्क्स नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है प्रिपरेशन में कैसे प्रोग्रेस है. बेटा आराम से सब हो जाएगा. डू नॉट वरी एट ऑल. जस्ट कीप ऑन पुटिंग एफर्ट. सी आप एक चीज समझो, आप ये सारी चीजें जो अभी पढ़ रहे हो, जैसे कि वोकैब पढ़ रहे हो, आपने कभी लाइफ में नहीं पढ़ी है. मतलब स्कूल में तो नहीं पढ़ी. अगर ऑफकोर्स आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. दिस इज न्यू टू यू. एलआरडीआई इज कंप्लीटली न्यू टू यू एंड थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है वो. इस वजह से हमने शुरू में तुम लोगों को बेसिक क्लासेस देने का सोचा, क्योंकि काफी लोगों का फीडबैक था. क्वांट इज द ओनली थिंग जो आप पढ़े थे, बट आप में से ज्यादातर लोग उसको 5 साल पहले, 4 साल या 5 साल पहले छोड़ चुके हो, काफी सारे लोग. ठीक है, और जो क्वांटम पढ़ रहे हैं वो तो आप क्लास 9th में पढ़े थे, तो वैसे भी 4-5 साल हो ही गए. तो गिव योरसेल्फ सम टाइम. प्लीज डू नॉट जज योरसेल्फ ऑन द फर्स्ट डे और द सेकेंड डे. अपने आप को इतना जल्दी जज मत करो कि मेरे से नहीं होगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है. आप अपने आप को 2 महीने का टाइम दो बेटा. रोज 2 घंटे पढ़ो, आपसे जरूर हो जाएगा. कोई बहुत भयंकर एग्जाम नहीं है ये. आईआईटी जेईई नहीं है, ये कैट है. इसे एक एवरेज बच्चा भी, सिर्फ अपने एवरेज इंटेलिजेंस का बच्चा भी सिर्फ अपने हार्डवर्क से निकाल सकता है. एंड आई टेल यू, हार्डवर्क इज मोर इंपॉर्टेंट एनी टाइम. ठीक है, राइट. सो प्लीज बी कॉन्फिडेंट. एम आई क्लियर? मार्क्स आ जाएंगे टेस्ट में, चिंता नहीं है. हम रोज एफर्ट डालेंगे तो बिल्कुल मार्क्स आएंगे, आना ही पड़ेगा. रोज 2 घंटे 3 घंटे हमको देने. एम आई क्लियर गाइस? चलो चलो बढ़िया है. अपन चालू करते हैं. मैं एक्सपेक्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास में पार्टिसिपेट करें, चैट बॉक्स में जवाब दें. ओके, अभी हम पढ़ेंगे जो वर्ड्स है वो कॉमन कंफ्यूजेबल्स. What do we mean by common confusables? Common confusables जैसे कि these kind of words which are also called as homophones.
वाई होमोफोन्स? होमोफोन, फोन मतलब साउंड, होमो मतलब सेम साउंड, होमोफोन्स मतलब सेम साउंडिंग वर्ड्स। अब इसको आप पढ़ो ऑगर, दोनों को आप ऑगर ही पढ़ोगे। थोड़ा बहुत हो सकता है कि माइन्यूट डिफरेंस जो ब्रिटिश स्पीकर्स हैं वो बोल सके, हमारे लिए तो वो ऑगर ही है, अगर डिफरेंस है तो भी। सो इनका बट मीनिंग अलग अलग है। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम इन एग्जाम, जहां पर सेम होमोफोन्स दे देते हैं और आपको सही यूसेज बताना होता है। तो सबसे कॉमन जो हम देखते हैं वो है प्रिंसिपल, है ना। दो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल, रूल, ठीक है। इस प्रिंसिपल का मतलब है स्कूल का प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल, या फिर वेल्थ वाला प्रिंसिपल जो जो आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में किए होगे, तो वो ये पीएएल वाला है। ये पीएलई वाला जो है दैट इज द रूल, दिस इज द हेड, ठीक। ये सबसे कॉमन कुछ वर्ड्स हैं। और कौन से वर्ड्स हैं ऐसे? एक्सेप्ट, है ना, ये कॉमन वर्ड एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करना मतलब किसी चीज को मान लेना, अग्री करना। एक्सेप्ट यानी कि इसको छोड़ के, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट यू यानी तुमको छोड़कर, एक्सेप्ट इसका मतलब ई वाले का ये होता है। ये सब आपको पता है, ठीक है, बट मैं आपको बस ध्यान दिला रहा हूं कि कोई नई चीज नहीं है, हमको ऐसे काफी सारे वर्ड्स पता है। और एक वर्ड जो हमें पता है, लाइसेंस, प्रैक्टिस, और क्या पता है भैया? एडवाइस, है ना। दो एडवाइस होती है, सीई और एसई वाला, या चिरायु स्टेशनरी बता रहा है वो भी है, यस वेरी गुड चिरायु। बहुत से ऐसे डे टू डे अपने वर्ड्स हैं। मेरी स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर होगी तो प्लीज एक्सक्यूज इट, आई एम श्योर ये सब की तो तुम लोग खुद सही लिख ही लोगे। तो देखते हैं भाई, कौन मुझे बताएगा ये दोनों एडवाइस में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एडवाइस? ये सिद्धांत, वेदर, वेदर एंड वेदर, वेरी गुड। और भी काफी सारे वर्ड्स आप लोग सोच सकते हैं, आई एम श्योर। लेट अस नाउ फोकस ऑन understanding the difference between these two advice. Who will tell me when do you use ADVICE and ADVISE? कैसे यूज करते हो? नो वन? यस या नो, जल्दी से बताओ बेटा, मतलब वेट करके ऐसे बड़ा बोरिंग लगता है ना, कोई जवाब नहीं दे रहा है, मुझे लगता है आधे लोग सो रहे हैं क्या। तो काइंडली टेल मी, आपको पता है या नहीं पता है तो नो बोल दो। नहीं पता है, गुड प्रेम, एटलीस्ट रिस्पॉन्स किया। नहीं पता है, ठीक है। ओके हर्ष, ओके शिवांगी, ठीक है। देखो, तो अपन देखते, शिवांगी अनम्यूट करके बोल सकती हो? बोलोगी? यस प्लीज। हेलो। या हाँ सर, एडवाइस ऐसी वाले को हम एज अ वर्ब यूज करते हैं, जैसे किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ। और एडवाइस में सी वाले को एज अ नाउन यूज करते हैं, ओपिनियन वगैरह में। तुमने आधा किसी तो की सही, मतलब तुमने पूरा ही सही बोला है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। एक होता है नाउन, एक होता है वर्ब। ध्यान रखना बेटा, जो भी वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें सी और एसी दोनों आ रहा है, इसमें एक सीई वाला हमेशा होता है नाउन और एसी वाला होता है वर्ब, ठीक है। पहली चीज तो ये, बट ये तो हमें समझ नहीं आया, ये तो स्कूल टीचर ने बता दिया, वो हो गया काम खत्म। यूसेज बताओ, यूसेज ज्यादा प्रैक्टिकल है ना, तो यूसेज देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं और मैं तुमसे बोल रहा हूं यार मेरे को तेरी राय चाहिए, तू बता ना क्या करना है। तो मैं तुम्हारे पास आया, मैं तुमसे तुम्हारी राय मांगा, तुमसे एक चीज मांगा।
तो मैं यूज करूंगा ADVICE. इट इज लाइक आई एम कमिंग टू यू एंड आस्किंग फॉर अ पेन. मैं पेन मांगा, एक पेन क्या है, पेन एक नाउन है ना. उसी तरीके से मैं आया और यहाँ पर तुमसे एक एडवाइस मांगा, तो एडवाइस नाउन के तरीके से काम कर रहा है. ADVICE, एडवाइस, यानी कि ओपिनियन मांगना किसी से. माय ओपिनियन, एडवाइस मींस ओपिनियन. ADVI ऐसी एडवाइस वर्ब होता है. इसका मतलब होता है सजेशन. हाँ, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं, है ना. ये बोल रहा है ADVI ऐसी का मतलब क्या होगा, जब मैंने तुमको बोला, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको बोला तुम सबको अगले 5 दिन में इतनी चीजें करके आनी है, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैं बोलूंगा यू ऑल आर एडवाइज्ड. यू ऑल आर एडवाइज्ड, ADVI ऐसी वाला. You all are advised to complete the assignment in next 5 days. क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं तुमको एक काम करने के लिए बोल रहा हूं, एक वर्ब करने के लिए बोल रहा हूं. ठीक है, राइट. सो यहाँ पर SE वाला यूज होगा. एक कमांड जैसे कुछ होता है तो ADVI ऐसी. मैं किसी से कोई चीज मांग रहा हूं तो ADVIC. You asked me for advice, कौन सा लगेगा? You asked me for advice, कौन सा एडवाइस लगेगा बताओ जल्दी से. तुमने मुझसे एडवाइस मांगी, कौन सा लगेगा? यस, CE वाला. परफेक्ट, CE वाला लगेगा. यू आस्क्ड मी फॉर एडवाइस, आई एडवाइस यू टू डू दिस, अब लगेगा SE वाला. ठीक है, राइट. ओके. सिमिलरली लाइसेंस का है. आपके पास अगर अभी ड्राइविंग लाइसेंस है आपका आमने सामने कहीं पर, तो प्लीज जरा ड्राइविंग लाइसेंस निकाल करके देखो तो, और मुझे बताओ ड्राइविंग लाइसेंस में कौन सी स्पेलिंग आई है, या चलो गेस करो कौन सी आई होगी. CE आई है कि SE आई है? क्या होगा सोचो. ड्राइविंग लाइसेंस क्या चीज है? ड्राइविंग लाइसेंस कितने लोग देख के बता रहे हैं? ठीक है, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है यार? एक ऑब्जेक्ट है. जैसे आधार कार्ड है वैसे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है. तो जब वो एक ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्या लगेगा? CE लगेगा. CE लगेगा. ठीक है ना. तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस में चेक करना CE स्पेलिंग है. ठीक है. ऐसी वाला जो होता है वो वर्ब है. मैं जब किसी को मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास लाइसेंस मिला हुआ है कि मैं कुछ भी कर लूं, उस सेंस में ऐसी कम यूज होता है. प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में भी वही डिफरेंस है. ये CE वाला एज अ नाउन यूज होता है और SE वाला एज अ वर्ब यूज होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल CE वाला कब यूज होगा? इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया. करप्शन इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया. तो ये CE वाला यूज हो रहा है. क्यों? क्योंकि करप्शन को एक मैं बता रहा हूं कि कॉमन जो ऑकरेंस है इंडिया में वो होता है. और तुम्हें अगर मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको, तो मैं बोलूंगा आई एम गिविंग यू क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस. PRACTISE वाला. तो बस इतना हमें ध्यान रखना है. एक नाउन है CE वाला और एक वर्ब है. उसके यूसेज के हिसाब से हमें उसको क्या क्या बोलना चाह रहे हैं उसके हिसाब से हम उसको यूज करेंगे. ठीक है. तो एक हमने यहाँ पर ऑगर और ऑगर देखा. सॉरी, ये एक्सेप्ट से चालू हुआ था. ठीक है, तो आपने छोड़ दिया. ये तो आपको पता ही है. एक्सेप्ट मतलब टू ग्रांट, टू रिसीव, टू सबमिट, टू आंसर यस. इसका यूसेज तो आपको पता है, मुझे नहीं लगता मुझे ज्यादा बताना पड़ेगा. दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ऑगर है. AUGER, ऑगर का मतलब होता है टूल. टूल, ठीक है. इट्स ए टूल फॉर बोरिंग होल्स इनटू वुड, लेदर एटसेट्रा. ठीक है, होल करने के लिए एक टूल यूज होता है, दैट इज ऑगर. AUGUR, ऑगर का मतलब होता है फोर वार्निंग, अ फोरटेल, अ सिग्नल. सिंपल वर्ड्स में बोले तो अ सिग्नल. बेटा कोई म्यूट में है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट, सॉरी अनम्यूट में है, प्लीज म्यूट में रहो. AUGUR, ऑगर, इसका मतलब होता है सिग्नल. फॉर एग्जाम्पल, बिल्ली रास्ता काट देती है तो हमें लगता है कि इट डजंट ऑगर्स वेल फॉर मी. अच्छा, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो भी बोलते हैं, अच्छा शगुन नहीं है, जो भी बोलते हैं, राइट. सो इट डजंट ऑगर्स वेल फॉर मी. ये सिग्नल अच्छा नहीं लगा. घर से बाहर निकलता हूं तो कोई कुछ ऐसा हो जाता है
कोई पीछे से टोक देता है, तो इट डजंट ऑगर्स वेल फॉर मी, दिस इज व्हाट वी बिलीव, so that is augur. Okay, bridal and bridal, of course everybody knows bridal. Bridal का मीनिंग क्या होता है पता है हमें? ब्रिडल, ये कॉमन एक कंफ्यूज करने वाला वर्ड है। ब्रिडल का मतलब होता है, ब्रिडल करने का मतलब होता है कंट्रोल करना किसी चीज को, ठीक है? जैसे कि लिखा है ना, refers to head harness including bit and reins used to guide or restrain a horse. सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूं, किसी पे लगाम लगाना इज ब्रिडल, लगाम कसना इज ब्रिडल, ठीक है? बाइडिंग एंड बिडिंग, ये सब आप पढ़ सकते हो। लेट अस लुक एट द क्वेश्चंस। चलो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, प्लीज डिक्शनरी मत यूज करना, अदरवाइज पर्पज ही नहीं रहेगा। आप सॉल्व करिए, फिर वी विल डिस्कस। यस, क्या आंसर लग रहा है आप लोगों को? एनीवन, या मे बी 2 और 4? 4, ओके, चलो देखते हैं, 2 लोगों ने आंसर दिया है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आपका यहाँ पे सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आप खुद सो जाएंगे। प्लीज पार्टिसिपेट, प्लीज सेंड मैसेजेस, ठीक है? राइट, लेट अस सी अमंग द ग्रुप्स द नाजी। ऐसे क्वेश्चंस में ना सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कोई सा इजी वाला है क्या यार। इजी वाला है तो मैं उसको देख सकता हूँ, बट इसमें मुझे अगर अगर आप, मैं समझ सकता हूँ कि जब आपका अभी जो लेवल है, मे बी आपको कोई भी इजी ना लग रहा हो, हम करने की कोशिश करते हैं। अमंग द ग्रुप्स द नाजी रेजिम एंड इट्स एक्सिस पार्टनर सिंगल्ड आउट फॉर प्रोसिक्यूशन या परसिक्यूशन ऑन सो कॉल्ड रेशियल ग्राउंड्स वेयर द रोमा। इस लाइन का हम मतलब समझने की कोशिश करते हैं, माइनस दीज 2 वर्ड्स, क्योंकि यही तो हमें यूज करना है, तो हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। नाजी रेजिम और उसके एक्सिस पार्टनर्स जिन ग्रुप्स को सिंगल आउट कर रहे थे, सिंगल आउट करने का मतलब क्या होता है? अलग करना। सिंगल आउट मतलब तुम अलग हो जाओ, तुम अलग हो जाओ, सिंगल आउट यानी अलग करना। तो बोल रहा है अमंग द ग्रुप्स द नाजी रेजिम एंड इट्स एक्सिस पार्टनर सिंगल आउट। पैसिव वॉइस में लिख दिया है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। बोल ये रहा है कि जिन ग्रुप्स में नाजी रेजिम और एक्सिस पार्टनर, जिन ग्रुप्स में से जिनको सिंगल आउट कर रहे थे फॉर दिस थिंग, सिंगल आउट फॉर दिस थिंग, क्या चीज वो मुझे नहीं पता,
सिंगल आउट फॉर दिस थिंग ऑन सो कॉल्ड रेशियल ग्राउंड्स। बोल रहा था रेशियल ग्राउंड्स में जिन लोगों को सिंगल आउट कर रहे थे उनमें से एक थे रोमा। रेशियल ग्राउंड्स में मैं लोगों को सिंगल आउट करके क्या करूंगा, प्रोसिक्यूट करूंगा कि परसिक्यूट करूंगा। प्रोसिक्यूट का मतलब आप सबको पता होगा, पिक्चर विक्चर देखते हो ना, प्रोसिक्यूट पता होगा। प्रोसिक्यूट मतलब क्या होता है, मुकदमा चलाना, मुकदमा चलाना। अच्छा बताओ भाई, लॉजिकली बताओ, क्या रेशियल ग्राउंड्स में मैं किसी पे मुकदमा चला सकता हूं कि तुम ब्लैक हो या तुम ये हो, क्यों हो? ऐसा हो सकता है क्या लॉजिकली? नहीं हो सकता ना भाई। आप ऐसे किसी को रेशियल ग्राउंड्स में कैसे मुकदमा चला दोगे, प्रोसिक्यूट कैसे करोगे? बिकॉज यू आर ब्लैक, यू विल स्पेंड 5 years इन द जेल, या बिकॉज यू आर फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, यू विल स्पेंड 5 years इन द जेल। हो सकता है क्या? सिर्फ चिरायू आंसर दे रहा है भाई। इतने क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? आंसर तो दो, यस और नो। लॉजिक की बात बोल रहा हूं, अभी तो इंग्लिश भी नहीं पूछ रहा हूं भाई लोग। क्या मेरी बोली हुई बात आप लोगों को समझ में नहीं आई क्या? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या मैं रेशियल ग्राउंड में किसी को प्रोसिक्यूट कर सकता हूं? प्रोसिक्यूट करना मतलब मुकदमा चलाना, उसको अदालत लेकर के जाना, कुछ ऐसा करना। क्या हो सकता है क्या? इसको नो बोलने में, यस बोलने में तुम लोग को कितना टाइम लगता है? हमारा दिमाग का प्रोसेसर स्लो है कि हम सोए हैं? जाहिर सी बात है सोए हो। या तो प्रोसिक्यूट, तो जवाब दो, प्रोसिक्यूट इज रॉन्ग, persecution is right here. Now what does persecution mean? Persecution means किसी को एक्सप्लॉइट करना, किसी को परेशान करना। तो बोल रहा है वो रोमा रेशियल ग्राउंड्स में आइडेंटिफाई किए और उनको परेशान करते थे। परसिक्यूट करना मतलब परेशान भी ऐसे छोटा मोटा परेशान नहीं। परसिक्यूशन यूजुअली उनका उनको मारना होता है, जान से मारना होता है, उनको लूटना होता है, ठीक है, उस तरीके से परेशान करना। right? So that is what we mean by persecution. ठीक है, it is basically suppression in every sense to the extent of killing वगैरह भी, मतलब वो उसी तरीके की चीजों को बोलते हैं। तो फर्स्ट का है अपने पास बी। अब फर्स्ट का बी है तो ये दोनों को हटा देता हूं मैं। नेक्स्ट चलते हैं। ड्रॉइंग सपोर्ट फ्रॉम मेनी नॉन नाजी जर्मन्स हु हार्बर्ड या हार्नेस्ड social prejudice towards Roma, the Nazis judged Roma to be racially inferior. बोल रहे नाजीज जो है वो रोमा को रेशियली इंफीरियर समझते थे और वो अपने मन में उनके लिए सोशल प्रेजुडिस रखते थे। तो मन में कुछ रखना इज हार्बरिंग या हार्नेसिंग। हार्बरिंग, हार्बर करना, हार्बर करना मतलब समथिंग फिक्स करके रखना, ठीक है, राइट। तो हार्बरिंग इज हार्ट में उनके प्रति ऐसी इच्छा रखना और बढ़ाना भी, तो दैट इज हार्बर। ओके, हार्नेस का मतलब होता है अपनी स्किल्स को शार्प करना, हार्नेस दी स्किल्स, शार्प करना, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, हार्बर। तो बी ए आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बट अपन सबका मीनिंग देखेंगे। अंडर द नाजी रेजिम जर्मन अथॉरिटीज सब्जेक्टेड रोमा टू आर्बिट्ररी इंटरमेंट और इंटरनमेंट, फोर्स्ड लेबर एंड मास मर्डर, ठीक है। इंटर्नमेंट का मतलब होता है जेल में डालना, ठीक है, इंटर्नमेंट, ठीक है, इज पुटिंग समवन बिहाइंड द बार्स, राइट। इंटरमेंट इज इंटरवेल जैसा, ठीक। जर्मन अथॉरिटीज बुचर्ड मरोडेड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रोमा जर्मन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ द सोवियत यूनियन। बुचर्ड और मरोडेड, बुचर्ड, बुचर्ड का मतलब होता है किसी को किल करना और मरोडेड का मतलब होता है स्टील, ठीक है। दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट वाला करो, ये थोड़ा इजी है, इसमें एक दो तो हमसे बन जाएगा, ठीक है, सट फटाफट।
Sorry, some problem happened. Just a minute. Yeah. So let us see. While Arctic Sea has shown a relatively steady descent or decline in square mileage over the past 3 decades as global temperature rise, तो कौन सा डिसेंट या डिक्लाइन आएगा, क्या आएगा? ठीक है, देखते हैं. डिसेंट का मतलब क्या होता है? डिसेंट का मतलब होता है फॉल, डिक्लाइन का मतलब भी होता है फॉल. अरे कंफ्यूजन हो गया, देखो दोनों में डिफरेंस है. डिसेंट का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ असेंट. असेंट क्या है? असेंट है ऊपर चढ़ना, डिसेंट है नीचे गिरना किसी चीज का. ठीक है, दैट वे फॉल. मतलब माय करियर इज ऑन असेंट, मेरा करियर अब चढ़ाई पर है. डिसेंट मतलब डाउनफॉल, नीचे गिर रहा है. तो ये विथ रिस्पेक्ट टू हाइट है, ये विथ रिस्पेक्ट टू हाइट है, ये विथ रिस्पेक्ट टू हाइट है, असेंट या डिसेंट. डिक्लाइन नॉर्मल चीजों को बढ़ रहा है या कम हो रहा है तब मैं डिक्लाइन बोलता हूं. तो क्या यहाँ पर स्क्वायर माइलेज की यूसेज है यार? स्क्वायर माइल का यूसेज है, मतलब एरिया का यूसेज है. तो एरिया के यूसेज में ये वाला डिसेंट क्यों आएगा? डिक्लाइन आएगा. डिक्लाइन मतलब नीचे या कम होना. यहाँ पर टू रिड्यूस मुझे बोलना चाहिए बेटर वर्ड्स में, इसका मतलब होता है रिडक्शन, डिक्लाइन, और इसका मतलब होता है फॉल. तो नॉर्मली हम इंटरचेंजेबली डे टू डे लाइफ में यूज कर लेते हैं फॉल और रिड्यूस को ऐसे, बट एक्चुअल में अब जब डिफरेंस निकालने बोलोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिफरेंस मेरे को देखना था. डिसेंट का मतलब है फॉल, नीचे गिरना, ऊपर से नीचे गिरना. डिक्लाइन का मतलब है किसी चीज का कम होना. तो यहाँ पर क्योंकि ये एरिया की बात कर रहा है, तो ये कौन सा डिक्लाइन होगा? सॉरी, कौन सा वाला होगा? डिक्लाइन होगा, बी. तो पहले का है बी, तो मैं ये दोनों ऑप्शन हटा देता हूं. अब दूसरे में आता हूं. इट्स सदर्न काउंटरपार्ट हैज यील्डेड मोर एरोनियस या इरेटिक एंड कंट्रोवर्शियल डेटा. एरोनियस मतलब होता है, ऑफ कोर्स आपको पता है, एरर.
बोल रहा है कि जो दूसरी जगह से डेटा आया वो एरोनियस आया या इरेटिक आया। इरेटिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट, बोलना चाहिए कांस्टेंट, ऊपर नीचे, कभी ये डेटा आ रहा है कभी ये डेटा आ रहा है, इरेटिक, नॉट स्टेबल। तो कोई भी डेटा मेरे पास आ रहा है, अब इसमें भी दोनों लग रहा है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, ये क्या बोल रहा है आगे जाकर के, डेटा को कंट्रोवर्शियल बोल रहा है। कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या हुआ, कंट्रोवर्सी है अगर किसी चीज के अराउंड तो मैं उसको लेकर के श्योर नहीं हूं, ठीक है ना, कंट्रोवर्सी है तब तो मैं श्योर नहीं हूं। तो इस वजह से यहां पर जो सही यूसेज है वो है इरेटिक, समथिंग दैट इज नॉट स्टेबल, कभी ऐसा हो रहा है कभी वैसा हो रहा है, दैट्स व्हाई देयर इज कंट्रोवर्सी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। थर्ड बोलता है द February 14 मार्क ऑफ एंटार्क्टिक सी सरपासेस या सुपरसीड्स लोज सीन अराउंड दिस टाइम इन 1997। सरपास का मतलब होता है किसी चीज को क्रॉस करना, दोनों का एक जैसा ही मतलब लगता है। फिर से सोचे, अगर आप सेकंड पोजीशन में है और फर्स्ट हो जा रहे हैं तो मैं बोलूंगा आपने फर्स्ट वाले को सरपास किया, उससे आगे बढ़ा, उससे आगे बढ़ा। सुपरसीड मतलब किसी चीज के ऊपर चढ़ना, दैट इज सुपरसीड, अगेन रिलेटेड टू हाइट, ठीक है। सरपास इज द राइट यूसेज हियर, ठीक है। और लास्ट वाले में थ्योराइजिंग, थ्योराइजिंग मतलब उन्होंने बताया कि क्यों हो रहा है, रीजन दिया उसका, ठीक है। प्रोग्नोस्टिकेट करने का मतलब फ्यूचर में क्या होगा ये बता, प्रोग्नोस्टिकेट, ठीक। तो यहां पर तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया तो दैट इज व्हाई ये होगा थ्योराइजिंग, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला इजी है, पिछले वाले से इजी है ये। चलो, वेरी गुड प्रेम, सही आंसर है इसका तुम्हारा। देखते हैं, कंजर्वेटिविज्म इज प्रोक्लिविटी और प्रेफरेंस फॉर, ओके। प्रोक्लिविटी का मतलब होता है इंक्लिनेशन, आई एम इंक्लाइंड। अब जब भी मैं इंक्लिनेशन बोलता हूं तो इंक्लिनेशन के बाद फॉर नहीं टू यूज होगा ना, आई एम इंक्लाइंड टू इट, नॉट इंक्लाइंड फॉर इट, किस तरफ मेरा झुकाव है, तो यहां पर होगा प्रेफरेंस। कंजर्वेटिविज्म इज अ प्रेफरेंस फॉर द हिस्टोरिकली इनहेरिटेड रादर देन एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियल, तो ये हुआ बी, पहले का बी हो गया, तो फिर से 2 ऑप्शन हटा देते हैं। सेकंड चलते हैं, ये तो बहुत इजी था यार, ये तुम लोग को सही करना चाहिए था। दिस प्रेफरेंसेस ट्रेडिशनली रेस्टेड ऑन ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, that is on the belief that society is not merely a loose collection of individuals. What is meaning of this loose, and what is meaning of this loose? Come on, this you should know.
इसका मतलब होता है लॉस से, लूज, लॉस। इसका मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट टाइट, नॉट बाउंडेड। तो यार यहाँ पे कौन सा चीज होगा? यहाँ पे ये हार जीत वाला लॉस क्यों आएगा? इट इज ऑन द बिलीव दैट सोसाइटी इज नॉट मियरली अ लूज कलेक्शन। मतलब सोसाइटी कोई लूज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं है, मतलब टाइट कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है, कुछ ऐसा बोल रहा है, नॉट द लूज लॉस वाला। सेंस ही नहीं बनता है। तो ये तो आंसर इसका बी 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 हो जाएगा, ये तो पक्का है। आगे देखते हैं। कंजर्वेटिव्स thus favor institutions and practices that have evolved gradually and are manifestations of continuity and stability. Continuity and stability, not continuum. Continuum matlab, and what is the difference between the two, continuum and continuity? Anyone? देखो दोनों के इसका मतलब होता है, ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, बिना रुके, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक, वो होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी मतलब होता आ रहा है बट बीच में कभी रुक भी सकता है, चल भी सकता है, दैट इज कंटिन्यूटी। ठीक है, राइट। फोर्थ, government responsibility is to be the servant, not the master of existing ways of life, and politicians must therefore resist the temptation to transform society and politics. Transform मतलब change, transcend मतलब होता है क्रॉस, क्रॉस। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं सोसाइटी और पॉलिटिक्स को बदलाव का नहीं देखना चाहिए, दे शुड रेजिस्ट दैट टेम्पटेशन। ओके, आंसर्स राइट। चिरायु सही है, ओके, ये शिवांगी सही है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सरसाइज hierarchically among groups and individual is a requirement for the concept of society to emerge या surge in a certain group of community. emerge करना मतलब come out, सर्ज करना मतलब होता है राइज, किसी चीज का बढ़ना। देयर इज अ सर्ज इन द डिमांड, डिमांड बढ़ी है। यहां पर ये कैसे यूज कर रहा है देखो एक बार। power distributed and exercised among groups and individuals is a requirement for the concept of society to dash in a certain group or community.
कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी को बाहर निकल के अगर आना है तो टू एमर्ज, ठीक है, नॉट राइज इन अ सर्टेन ग्रुप। राइज की बात नहीं होगी, एक कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं, उसमें से अगर सोसाइटी बनना है, अगर उसमें से कोई सोसाइटी बनना है तो बाहर निकल के आने वाली चीजों की, ना कि राइज। तो आंसर इसका है ए। सबसे ज्यादा इजी सेकंड वाला था। There should be no wonder that among the indigenous people, indigenous not ingenious, indigenous का मतलब होता है लोकल, लोकल जो किसी जगह के रहने वाले नेटिव्स, उनको बोलते हैं इंडिजीनियस। खासकर ये ज्यादा वर्ड यूज होता है जो जंगल में या फिर एबोरिजिन्स रहते हैं उनके लिए, तो बट ठीक है, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, नेटिव्स ऑफ अ प्लेस, इंडिजीनियस। ठीक है, इंजीनियस मतलब तो इंटेलिजेंट, इसका यहाँ पर कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, क्यों नेटिव्स? क्योंकि आगे भी जाकर के देखो फॉरेस्ट ड्वेलिंग हंटिंग एंड गैदरिंग ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो होगा सेकंड का भी ए होगा। थर्ड, बेटा ग्रुप्स और क्राउड के बीच में क्या डिफरेंस है? ग्रुप्स में कोई सिमिलर तरीके के लोग होंगे एक साथ, दैट इज अ ग्रुप। क्राउड इज भीड़, जिसमें कोई सिमिलैरिटी हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। तो ये तो बहुत इजी था। ग्रुप्स और क्राउड में क्या डिफरेंस है? आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बनाते हो, क्राउड क्या होती है? भीड़ है कहीं भी। तो यहां पर ये क्या यूज कर रहा है? देयर आर फॉरेस्ट ड्वेलिंग हंटिंग एंड गैदरिंग, कॉमनैलिटी बता दिया, फॉरेस्ट ड्वेलिंग हंटिंग और गैदरिंग ग्रुप्स होगा कि क्राउड्स होगा? कुछ ग्रुप्स होगा, जिनको आइडिया नहीं था कि वो फिलीपींस में रहते, मतलब ये ऐसे कुछ ग्रुप्स की बात कर रहा है जो जंगल में रहते, उन्हें पता भी नहीं था वो कौन सी कंट्री के पार्ट है। ठीक है, राइट? तो दिस इज ग्रुप एंड नॉट क्राउड। बोल रहा है इनको कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं था, और उनको वो सिर्फ दे वेंट बाय क्लासिफिकेशन या किनशिप। तो उनको कम्युनिटी का आइडिया ही क्लियर नहीं था, तो क्लासिफिकेशन कैसे होगा? किनशिप होगा। किनशिप मतलब रिलेशन। उन्हें बस एक ही चीज पता थी, उनका रिलेशन क्या है एक दूसरे से, रिलेटिव वाला रिलेशन। ठीक है, आंसर इज दिस वन। चलो, ये वाला सिंपल है बेटा, इसमें थर्ड वाला तो सबको पता होना चाहिए। चलो, ठीक है, देखो सबसे इजी इसमें ये है, द सुसाइड डेजर्ट्स, डेसर्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? ये वाले का मीनिंग क्या होता है? स्वीट्स, राइट? या स्वीट्स खाने के बाद कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, डेजर्ट ऑर्डर कर दोगे क्या? होटल में पूछता है, तो ये तो नहीं होगा। द सुसाइड स्वीट्स लाइव, ये तो नहीं होगा। इसका मीनिंग होता है छोड़ देना। डेजर्ट कर देना मतलब छोड़ देना, एक ऑफकोर्स नाउन के सेंस में डेजर्ट है, बट दिस 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 ये यहाँ पे डिसर्ट्स बोल रहा है। डिसर्ट्स मतलब छोड़ देना, छोड़ के चले जाना। तो ये वाला तो ए है। ये थर्ड वाला ए है, मतलब कौन सा ऑप्शन में काट सकता हूं? ये दोनों ऑप्शन कट गए, या तो आंसर मेरा 1 है या 4 है। इसके बाद मेरे को और भी कुछ सिंपल वर्ड्स दिख रहे हैं इसमें। फर्स्ट वाला फॉर एग्जाम्पल,
Dawkins thinks it odd that Christians don't look eagerly forward to death, given that they will be thereby dash into paradise. Ushered या entered? अरे ये सेम लग रहा है. Usher का मतलब क्या होता है? साथ लेकर के जाना. बट entered into बड़ा अजीब सा लग रहा है. Ushered या entered. ठीक है, अभी देखते हैं हम अभी इसको. ठीक है, तो ये ओके. अच्छा, हमें डिफरेंस तो यहीं पर देखना है, क्योंकि जो दो ऑप्शन बचे हैं उसमें से ये तो सब सेम है. ये इसमें तो बी ए आ गया, यानी जो डिफरेंस है वो फर्स्ट वाले पे ही है. डिफरेंस जो है वो फर्स्ट वाले पे ही है. तो क्या लग रहा है? या assured will be the right usage here. assured मतलब उनको वो अंदर जाकर के वहां सीट लेंगे, वैसा कुछ. ushering is to bring forth, लेकर के आना. ठीक है. right now guys, I am giving you, there are 10 fill-ups. ठीक है, आपको मैं 5 मिनट का, लेट अस टेक 2 मिनट्स ब्रेक ले लो आप अगर लेना है तो, और फिर ये 10 को एक साथ सॉल्व करो, देन वी विल डिस्कस. इट इज 10:17, 10:25 तक ये हो जाएगा, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, राइट.
ओके, डन। हो गया क्या बेटा, बताओ, यस नो? सिर्फ एक का जवाब आया है, बाकी सबका क्या है? 1 मिनट और, चलो ठीक है, टेक 1 मिनट मोर, 2 मिनट मोर, कंप्लीट कर लो, फिर करते हैं। चलो ठीक, अब देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट कि अगर वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आई कांट डू मच, सो आई नीड टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। हाउएवर इसमें कई बार क्या होता है, वी नो द मीनिंग ऑफ वन वर्ड, एक वर्ड का मीनिंग पता होता है, दूसरे का नहीं होता है। एक ये रेस्ट्रिक्शन हमारे सामने कभी कभी हो जाता है। इसके अप्रोच कैसी होनी चाहिए? ठीक है, जब दो ब्लैंक्स दिए हुए हो, राइट, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, दो ब्लैंक हो या एक ब्लैंक हो, सबसे पहले तो हमें इस सेंटेंस, गिवन सेंटेंस का मीनिंग सोचना चाहिए कि सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है। इवन इफ आई डोंट नो अ मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, कैन आई मेक अ गेस कि सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, ओवरऑल सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, कुछ अच्छा बोलना चाह रहा है, कुछ बुरा बोलना चाह रहा है, किन्हीं दो चीजों को कंपेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, उतना मीनिंग में गैस कर। उसको गैस करने से ना मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है कि फिर मेरे को समझ में आता है कि मेरे को किस नेचर का वर्ड देखना है, पॉजिटिव वर्ड देखना है, नेगेटिव वर्ड देखना है, उतना मेरे को समझ में आ जाता है। ठीक है, राइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अच्छा, ये किसी भी एक ब्लैंक हो या दो ब्लैंक हो, ये काम करना ही है, सेंटेंस से मीनिंग समझने की कोशिश करना है कि सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है। जब दो ब्लैंक वाले वर्ड्स होते हैं तो आपको हमेशा आपको कुछ कीवर्ड्स दिख जाते हैं जिससे आपको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करना चाहिए व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ब्लैंक्स। ट्राई टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्लैंक्स। रिलेशनशिप का मतलब सेम नेचर का वर्ड आएगा क्या, ऑपोजिट नेचर का वर्ड आएगा क्या, कॉज एंड इफेक्ट टाइप का वर्ड आएगा क्या, क्या आएगा, वैसा रिलेशनशिप में बोल रहा हूं। तो अब इसको जैसे पढ़ते हैं, द वर्ड फेमिनिज्म इवोक्स अ डैश रिस्पॉन्स इन इंडिया। बोल रहा है फेमिनिज्म वर्ड एक डैश रिस्पॉन्स इवोक करता है कंपेयर टू द वर्ड डाउरी विच इज ऑलमोस्ट डैश बाय द सोसाइटी। कंपेरिजन कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है कि फेमिनिज्म एक ऐसा रिस्पॉन्स इवोक करता है और डाउरी ऐसा रिस्पॉन्स इवोक करता है। कंपैरिजन कर रहा है मतलब के दो थोड़े ऑपोजिट नेचर के वर्ड्स आएंगे, इमोशंस को कंपेयर कर रहा है, तो दो ऑपोजिट नेचर के वर्ड्स मेरे को देखने चाहिए, कुछ हद तक के ऑपोजिट देखता हूं। अच्छा, उसके बाद मैं ये भी देख रहा हूं कि मेरे को सेकंड ब्लैंक में जो वर्ड आएगा उसकी मीनिंग मेरे को पता है। ठीक है, एक्साइटेड का मीनिंग सबको पता है, एक्नॉलेज का पता है, इग्नोर्ड का पता है, फैसिनेटेड का पता है।
तो थोड़ा सा काम मेरा आसान भी हो जाता है। फर्स्ट वर्ड वाले की नहीं पता है, तो चलो डाल के देखते हैं, सेकंड वर्ड को हर ब्लैंक में डाल के देखते हैं, पढ़ने से कुछ और तो नहीं लग रहा है। Compared to the word dowry which is almost acknowledged by the society, grammatical बस देखना हो ना अभी में, acknowledged by दिक्कत नहीं लग रही, acknowledged तो by ही होगा, it is acknowledged by everyone, तो acknowledged के साथ तो by लगता है, ठीक है, यानी preposition की मैं help ले रहा हूँ। which is almost ignored by the society, हाँ ignored भी हो सकता है, ठीक है, ignored भी हो सकता है। fascinated which is almost fascinated by the society, ये गलत लग रहा है। response in India compared to the bird dowry which is almost fascinated by the society, नहीं, which almost fascinates the society होता तो सही होता, fascinated by the society नहीं होता, ठीक है। I am fascinated by something मैं बोल सकता हूं, but something fascinates me बोलूंगा ना, तो यहाँ पर सोसाइटी को क्या फैसिनेट करता है उसकी बात कर रहा है, तो वो fascinates आता, fascinated गलत है। उसी तरीके से excited भी गलत है। This word is which is almost excited by the society, नहीं, which excites the society होता, which excites the society, तो भैया ये दोनों तो गलत हो गए क्योंकि ग्रामेटिकली अनफिट लग रहा है। चलो अब अपना काम हो गया 2 में, काम मैंने आसान कर लिया थोड़ा सा, तो अपना मेरे को वर्ड आता नहीं था फिर भी कुछ काम आसान कर लिया। अब देखो, the word feminism evokes a dash response in India compared to the dowry which is almost dashed by the society, तो क्या बोल रहा है, क्या होगा, वैपिड का मतलब होता है डल, जिसपे मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूं, डल, क्योंकि डल रिस्पॉन्स है। बोल रहा है वर्ड फेमिनिज्म जो है वो इंडिया में डल रिस्पॉन्स इवोक करता है, मतलब लोगों को मतलब नहीं है फेमिनिज्म से, एज कंपेयर टू डाउरी विच इज ऑलमोस्ट एक्नॉलेज, डाउरी को लोग एक्नॉलेज करते, मतलब एक्नॉलेज मतलब मान लिया है कि हाँ डाउरी तो एग्जिस्ट करती है। बोलने का मतलब ये है कि फेमिनिज्म जो है उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वो बोलते एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इंडिया में, बट डाउरी को तो लोग एक्नॉलेज करते हैं, एक्नॉलेज मतलब हाँ यह पार्ट ऑफ हमारी सोसाइटी है, ठीक। तो आंसर इज 1, बिकॉज वी कैन ऑब्वियसली से दैट इंडिया में डाउरी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, इग्नोरेंस तो नहीं है ना, इग्नोर नहीं कर रहे, नॉट इग्नोरेंस, इग्नोर नहीं कर रहे, ठीक। फैनेटिक भी नहीं है, फैनेटिक फेमिनिज्म को लेके फैनेटिक नहीं, फैनेटिक मतलब क्या होता है, पागलपन, पागलपन। फेमिनिज्म क्या होता है, वेयर विमेन आर गिवन इक्वल राइट्स, कुछ उस तरीके की बात, तो वो भी नहीं है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। वैपिड मतलब होता है which evokes a very dull response, बोल रहा है फेमिनिज्म से डल रिस्पॉन्स आ रहा है, डाउरी को तो हम एक्नॉलेज भी कर दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आया मैं क्या क्या चीजें अप्लाई किया, सेंटेंस का मीनिंग देखा, मैं कीवर्ड देखा कि 2 ब्लैंक के बीच में किस तरीके का वर्ड आएगा, मुझे लगा ऑपोजिट नेचर, फिर मैं ग्रामेटिकली फिट करके देखा कि यार कौन सा वर्ड सही लग रहा है, ठीक है, राइट, और उसके बाद एलिमिनेट किया एंड देन आई फिटेड बाय वर्ड्स, फाइनल ऑप्शन रिमेन जो मेरे पास बचा उसको मैंने किया, आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, है ना, नेक्स्ट देखते हैं, पहले वर्ड का, पहले सेंटेंस समझते हैं। डैश बैन्स ऑन क्लियरेंस डिले हैव ब्रॉट द नेचुरल रिसोर्सेज सेक्टर टू अ डैश पोजीशन टुडे, अच्छा, डैश बैन्स एंड क्लियरेंस डिलेज, बैन्स और डिले इंडिया के नेचुरल सेक्टर, नेचुरल रिसोर्स सेक्टर को इस पोजीशन में लेके आ गए, किस तरीके के वर्ड आएंगे बेटा, कॉज एंड इफेक्ट, क्या बोल रहे हैं सेंटेंस समझो ना, बैन और क्लियरेंस डिले की वजह से have brought the natural resource sector in India to a dash position, बैन के वजह से इंडिया का, वजह नहीं भी दिया है, बोल रहे बैन, बैन और क्लियरेंस डिलेज, क्या बैन अभी नहीं पता, बैन्स और क्लियरेंस डिलेज जो है वो नेचुरल रिसोर्स सेक्टर को इंडिया के डैश पोजीशन में ले आए हैं, मेहनत ने मुझे इस पोजीशन में ले आया, तो मेहनत इज द कॉज, किस पोजीशन में मैं आया हूं वो इज द इफेक्ट, तो मुझे देखना है ऐसे वर्ड्स जिसमें फर्स्ट वर्ड के वजह से सेकंड वर्ड होता है, वैसा कुछ मुझे देखना है अभी। तो अब देखते हैं अपन, ब्लैंक फिल करके देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है, ठीक। सेकंड ब्लैंक में सब चीज फिट हो सकती है ग्रामेटिकली, फर्स्ट ब्लैंक में भी देखते हैं सब चीज फिट हो सकती है ग्रामेटिकली। ग्रामेटिकल वाला फायदा मेरे को कब मिलता है, जब टू बाय ऐसे वाले वर्ड्स बाद में दिए हो, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं दिया। अब अपन कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग निकालते हैं, है ना। टोटल बैन्स एंड क्लियरेंस डिलेज have brought the natural sector in India to a sustainable position। एक चीज मुझे बताओ बेटा, मैं टोटल किसी चीज को टोटल बैन कर दूं
तो नेचुरल रिसोर्स सेक्टर सस्टेनेबल पोजीशन में कैसे आएगा? उल्टा हो गया ना। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब होता है कि सस्टेन कर सकता है, जी सकता है। कैसे होगा? मैं बैन और क्लियरिंग डिलेजिंग नेगेटिव चीज की बात कर रहा हूं, तो नेगेटिव चीज का आउटकम पॉजिटिव कैसे हो सकता है? फर्स्ट पार्ट इज नेगेटिव। नेगेटिव का आउटकम तो नेगेटिव ही होना चाहिए, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहा हूं। ये आंसर नहीं हो सकता, हटा दो। अच्छा, जस्टिफाइड बैंस एंड क्लियरेंस। अगर मैं बैन को बोल रहा हूं कि बैंस जस्टिफाइड है, तब तो वो नेगेटिव ही नहीं रहा है, वो पॉजिटिव हो गया। तो ये नहीं हुआ। जस्टिफाइड का मतलब क्या है? हाँ सही है, सही है, बैन लगाना सही है, तो वो जस्टिफाइड अगर हो गया तो वो नेगेटिव नहीं रहा, वो पॉजिटिव हो गया। फिर तो अगर वो पॉजिटिव हो गया तो सेकंड वाले में अनसस्टेनेबल नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, ये कट गया, ये भी कट गया। ठीक। बैन्स कैटास्ट्रोफिक नहीं हो सकते। कैटास्ट्रोफिक मतलब एकदम डिस्ट्रक्शन वाले। आंसर है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट बैन का मतलब क्या होता है? ब्लैंकेट बैन मतलब बिना सोचे समझे सब पे लगा दिया गया बैन। ब्लैंकेट बैन, सबके ऊपर। ब्लैंकेट क्या होता है? सब चीज को कवर कर देता है, वैसा ना। ब्लैंकेट बैन के वजह से इंडिया का नेचुरल रिसोर्स सेक्टर अनटेनेबल, अनटेनेबल का मतलब वही है, अनसस्टेनेबल पोजीशन में आ गया। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। गॉट इट गाइस? मेकिंग सेंस? अप्रोच इंपॉर्टेंट है समझना, जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो गुड। तो हमें मतलब नहीं पता है वर्ड्स के, तो हमें ना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये रीडिंग से और इंप्रूव होगा, जैसे जैसे आप रीडिंग करोगे ये और इंप्रूव होगा। बट राइट नाउ माय मेन पर्पस इज टू टेल यू हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो अब अगला बढ़ते हैं। ये सिंगल वर्ड वाला ही है, तो ये और इजी हो जाएगा हमारे लिए। No performer, teacher or leader of an assembly could function properly without a high level of dash perception। बोल रहा है कोई भी परफॉर्मर, टीचर या लीडर अच्छे से काम नहीं कर सकता अगर उसके पास ये वाला परसेप्शन ना हो तो। अगर उसके पास ये वाला परसेप्शन ना हो तो, परसेप्शन मतलब सेंसेस से बात कर रहा है, उसके पास ये वाला परसेप्शन ना हो तो सब क्लोज वर्ड लग रहे हैं यार। ऑडिबल मतलब मैं बोलता हूं ना, एम आई ऑडिबल, तो क्या वो परसेप्शन है क्या? एम आई ऑडिबल एक परसेप्शन है क्या? नहीं। आंसर है इसका ऑरल। ऑरल मतलब सुनने की क्षमता। ऑरल मतलब सुनने की क्षमता। तो बोल रहा है कोई भी टीचर, परफॉर्मर या लीडर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक उसके पास सुनने की क्षमता। सुनने की क्षमता मतलब नॉट द हियरिंग एबिलिटी, मतलब बोलने का मतलब ये कि टीचर को ये ना समझ में आए कि बच्चा क्या चाह रहा है, उसे वो क्षमता होना जरूरी है। ऑरल, ठीक है, राइट। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ द डैश ऑफ शो बिजनेस इज एस्केपिंग द डैश ऑफ रियल लाइफ। अच्छा, पार्ट ऑफ द बोल रहा है शो बिजनेस की ये खासियत है कि वो हमें रियल लाइफ के इस चीज से बचाता है। शो बिजनेस की ये खासियत है कि वो हमें रियल लाइफ की इस चीज से बताता है। किस तरीके के वर्ड्स आएंगे, नेचर हमें सोचना होगा। रियल लाइफ की डैश से बचाता है। शो बिजनेस का अच्छा पार्ट ये है कि वो हमें रियल लाइफ की डैश से बचाता है, या बुरा पार्ट ये है कि वो हमें रियल लाइफ की डैश से बचाता है, जो भी होगा। ठीक है, बट हमें क्या करना है, दो ऑपोजिट नेचर के वर्ड्स यहाँ पे देखने हो। शो बिजनेस की अच्छी बात ये है कि मुझे वो रियल लाइफ के इस बुरी बात से बचाता है, या तो ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा कि शो बिजनेस की बुरी बात ये है कि वो मुझे रियल लाइफ की अच्छी बात से बचाता है। बट अच्छी बात है तो बचाएगा क्यों? तो मतलब पहले वाला इंटरप्रिटेशन सही था। यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड और यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड। हिंदी में ट्रांसलेट करके देखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ढूंढने जाते हैं भैया, फर्स्ट वाले में पॉजिटिव, सेकंड वाले में नेगेटिव लगाना है। रूटीन और ऑर्डिनरी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। बोर्डम और सिंप्लिसिटी फर्स्ट वाले में नेगेटिव, दूसरे वाले में ऑपोजिट, दूसरे वाले में न्यूट्रल। आंसर है 4। फन ऑफ शो बिजनेस, पार्ट ऑफ द फन ऑफ शो बिजनेस इज, मजे की बात यह है कि वो रियल लाइफ की ड्रजरी, ड्रजरी का मतलब होता है बोरिंग एंड रूटीन।
अच्छा, सेकंड वाला नहीं होगा बेटा, सेकंड क्यों नहीं होगा? अट्रैक्शन और टर्टल स्लो भी लग सकता है, बट टर्टल स्लो को फिट करो ना। इज एस्केपिंग द टर्टल स्लो ऑफ रियल लाइफ। अरे टर्टल स्लो ऑफ रियल लाइफ क्या होगा? टर्टल स्लो पेस हो सकता है, कछुए की चाल वाला पेस की तो बात करना चाहिए। टर्टल स्लो पेस ऑफ रियल लाइफ होना चाहिए था, तो वो तो आ नहीं रहा है, ग्रामेटिकली अनफिट है। तो आंसर इज फोर्थ। ठीक, राइट। अब क्या बोल रहा है ये? एंड डैश रिस्पॉन्स इज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रिकॉर्डेड फ्रॉम नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन और अदर एनिमल डैश द यूज ऑफ स्टिमुलस। अरे पता नहीं, कुछ डेफिनेशन जैसा लग रहा है यार ये तो। एंड डैश रिस्पॉन्स इज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रिकॉर्डेड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। एक रिस्पॉन्स की बात कर रहा है, ये रिस्पॉन्स एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रिकॉर्डेड नर्वस सिस्टम से जो होता है वो है, या डैश है। तो यार डेफिनेशन है, डेफिनेशन मतलब दो सेम टाइप ऑफ वर्ड आएंगे, एक वर्ड दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, एंड डैश रिस्पॉन्स इवोक्ड, इन्वोक्ड, अर्जेंट, इंडिटरमिनेट। ठीक, ओके। बताओ, अर्जेंट रिस्पॉन्स कोई चीज है क्या? एन अर्जेंट रिस्पॉन्स इज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रिकॉर्डेड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन और अदर एनिमल एल्यूरिंग द यूज ऑफ स्टिमुलस। एल्यूरिंग क्या होता है? एल्यूर, एल्यूर करना मतलब इमेजिन, इमेजिनेशन से रिलेटेड है, नहीं होगा। एंड इनडिटर्मिनेट रिस्पॉन्स, यार इनडिटर्मिनेट रिस्पॉन्स है तो मैं रिकॉर्ड कैसे कर रहा हूं? इनडिटर्मिनेट तो जिसका पता नहीं कर सकता, तो ये नहीं होगा। ठीक है, राइट, ओके। अब बचा हमारे सामने दो ऑप्शन। An invoked response is an electrical potential recorded from the nervous system of a human or other animal allowing the use of stimulus, या फिर an evoked response is an electrical potential recorded from the nervous system of human or other animal following the use of stimulus। क्या होगा बताओ, क्या लग रहा है? आंसर इज थर्ड। ठीक है, इवोक करना मतलब रिस्पॉन्स को उकसाना। इवोक, इवोक का रिस्पॉन्स, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं ना बार बार, बताओ यार, जवाब दो यार, जवाब दो, तो आई एम ट्राइंग टू इवोक अ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स को इन्वोक नहीं किया जाता, इन्वोक तो टू कॉल अपॉन, इन्वोक करा जाता है किसी चीज को जब बुलाया जाता है, तो हम बोलते हैं इन्वोकिंग। इन्वोकिंग द स्पिरिट्स, इन्वोकिंग द स्पिरिट्स, कॉलिंग अपॉन द स्पिरिट्स, किसी दूसरे की आत्मा को बुलाना, इन्वोकिंग। इवोकिंग यानी उकसाना। ठीक है, तो यहां पर होगा थर्ड। ठीक है, इसका क्या आंसर है बताओ, अब तुम लोग आंसर बताओ जल्दी से। ड्यूरिंग इट्स सब्सिक्वेंट हिस्ट्री यूसरी has been repeatedly condemned, prohibited, dash and restricted। यार बोल रहा है यूसरी को कंडेम किया, प्रोहिबिट किया, डैश किया, रेस्ट्रिक्ट किया, मतलब डेफिनेटली एक नेगेटिव वर्ड आएगा। मेनली ऑन मॉरल, एथिकल, रिलीजियस एंड डैश ग्राउंड। किन ग्राउंड्स पे हमने उसे रिजेक्ट किया? मॉरल, एथिकल, रिलीजियस और डैश ग्राउंड्स में हमने उसे नेगेटिव, उसके बारे में नेगेटिव चीजें बोली। ठीक है, ओके, क्या आंसर लग रहा है? ठीक, देखो, मॉरल, एथिकल, रिलीजियस एंड एलिजिबल ग्राउंड्स क्या होगा भाई? एलिजिबल ग्राउंड्स क्या होगा? लॉजिकल ग्राउंड्स क्या होगा? गया, दोनों नहीं होगा। राइट, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। बोल रहा है अब उसकी हिस्ट्री में यूसरी, यूसरी मतलब होता है हाई इंटरेस्ट में किसी को पैसे देना, उसे कंडेम किया गया, प्रोहिबिट किया गया। कोई नेगेटिव वर्ड, इस्कॉन, इस्कॉन मतलब नीची निगाहों से देखा गया। किन ग्राउंड्स में? मॉरल, एथिकल, रिलीजियस एंड लीगल ग्राउंड्स, इस वजह से उसे नीची निगाहों से देखा गया। ठीक है, बढ़े आगे।
बेटा सिर्फ एक बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है, जल्दी से बताओ। यस, नेक्स्ट। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। ए हाफ आवर्स ड्राइव नॉर्थ ऑफ सियोल अलोंग अ हाईवे लाइंड विद डैश वायर। बोल रहा है सियोल से हाफ एन आवर की ड्राइव है अलोंग अ हाईवे लाइंड विद डैश वायर। डैश वायर से लाइंड है। लाइक टू शॉपिंग मॉल्स, दो शॉपिंग मॉल्स है, द साइज ऑफ सेवरल फुटबॉल स्टेडियम, अ डैश अवे फ्रॉम द वर्ल्ड्स मोस्ट मिलिटराइज्ड बॉर्डर। डैश अवे डिस्टेंस आएगा कुछ, अ डैश अवे फ्रॉम वर्ल्ड्स मोस्ट मिलिटराइज्ड बॉर्डर। डिस्टेंस वाली चीज आएगी, क्या आएगा? डिस्टेंस वाली चीज इज स्टोन्स थ्रो अवे। स्टोन्स थ्रो अवे। इवन स्पिटिंग डिस्टेंस भी डिस्टेंस वाइज है, बट आप देखो फर्स्ट वाले में बार्ब्ड वायर आएगा। वायर क्या हो सकते हैं? बार्ब्ड हो सकते हैं ना, फ्रेजाइल थोड़ी ना होंगे वायर। फ्रेजाइल मतलब वीक है, फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक। तो यहाँ पर आएगा बार्ब्ड वायर्स। बार्ब्ड वायर्स कौन से होते हैं? जो वो कांटे वाले तार लगे होते हैं ना बाउंड्री में, उसकी बात कर रहा है। ठीक है। स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या हुआ? स्टोन्स थ्रो मतलब इतने पास का डिस्टेंस कि पत्थर मारूंगा तो चला जाएगा। ठीक है। ठीक। इवन स्पिटिंग डिस्टेंस वैसा ही है, एज यू कैन थिंक ऑफ स्पिटिंग मतलब इफ यू स्पिट पहुंच जाएगा, बट उसमें फ्रेजाइल सही नहीं बैठ रहा था। एसर्बिक, एसर्बिक का मतलब होता है वेरी हार्श एंड रूड। एसर्बिक। ठीक है, राइट। और ब्लिंकिंग आई जो होगा वो डिस्टेंस के लिए नहीं होता। ब्लिंकिंग आई टाइम के रेफरेंस में यूज होता है ना। ब्लिंकिंग आई मतलब पलक झपकते ही हो गया, वैसा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस के रेफरेंस में नहीं हो सकता। चलो बताओ इसका 43। वेरी गुड प्रेम। गौरव सही है। क्या बोल रहा है? इन दीज ब्लीक एंड डिप्रेसिंग टाइम्स ऑफ डैश प्राइजेस। अच्छा, टाइम को ब्लीक एंड डिप्रेसिंग बोल दिया है तो प्राइजेस क्या होंगे? प्राइजेस बढ़ेंगे, प्राइजेस बढ़ेंगे। टाइम्स ऑफ डैश प्राइजेस, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट्स एंड डैश क्राइम रेट्स। अच्छा, वो सबको ब्लीक बोल रहा है। तो भाई एक चीज बता, ब्लीक और डिप्रेसिंग टाइम ऑफ नेगेटिव वर्ड, प्राइस के रेफरेंस में नेगेटिव वर्ड, दैट इज क्राइम रेट के रेफरेंस में नेगेटिव वर्ड। अच्छा, तो क्राइम रेट कम होगा तब अच्छा रहेगा कि ज्यादा होगा तब अच्छा रहेगा? आप बताओ। अगर ब्लीक और डिप्रेसिंग टाइम बोल रहे हैं तो प्राइस और क्राइम रेट बढ़ा बढ़ा हुआ होगा कि कम हुआ होगा? अरे बेटा प्रेम, क्या बात कर रहे हो? अगर ब्लीक और डिप्रेसिंग टाइम यानी खराब समय चल रहा है तो खराब समय क्यों बोल रहा है? प्राइजेस बढ़े हुए होंगे कि कम होंगे? क्राइम रेट्स बढ़े हुए होंगे कि कम होंगे? लॉजिकली सोचो ना, बढ़ा हुआ होगा ना, दोनों बढ़ा हुआ होगा। तो मैं क्राइम रेट के लिए नेगेटिव वर्ड बोल रहा हूं। क्राइम रेट के लिए नेगेटिव वर्ड मतलब बढ़ा हुआ, प्राइस के लिए नेगेटिव वर्ड मतलब बढ़ा हुआ, क्योंकि समय खराब चल रहा है। ब्लीक मतलब क्या होता है? डार्क एंड डिप्रेसिंग टाइम। तो दोनों में कोई ऐसा वर्ड जो बढ़ा हुआ मुझे बताए, प्राइजेस बढ़ा हुआ और क्राइम रेट बढ़ा हुआ। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्पाइरलिंग एंड सोरिंग। डेबिलेटिंग नहीं, बहुत उल्टा वर्ड हो गया। डेबिलेटिंग तो वीक, डेबिलेट करने का मतलब होता है वीक, कमजोर। तो कमजोर क्राइम रेट की क्यों बात करेगा? कमजोर क्राइम, क्योंकि वो टाइम खराब चल रहा है। खराब टाइम चल रहा है मतलब खराब चीजें हो रही है। तो अगर क्राइम रेट वीक होता तो वो तो अच्छी चीज हो जाती। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। ये सिंपल है। द मैनर्स एंड मॉरल्स ऑफ द नोविया रिच। नोविया रिच मतलब नया नया पैसा जिसने कमाया है उसे बोलते हैं न्यूली। नोविया मतलब होता है न्यू, रिच। ठीक है। द मैनर्स एंड मॉरल्स ऑफ द न्यू रिच इज अ रेकरेंट थीम। थीम तो एकदम फिट बैठ रहा है इन दी जेन ऑस्टिन वर्क। इजी था।
देखो क्या बोल रहा है, if the chief source of our moral judgment is our own experience first and then the opinion of our families, बोल रहा है अगर हम मॉरली किसी को जज करने जाएं तो हमारा एक्सपीरियंस पहले और फिर हमारी फैमिली की ओपिनियन, अगर ऐसा ही होता है, both being far more important than the dash of pious, और इन दोनों को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इन दोनों को, अपने एक्सपीरियंस को और फैमिली की ओपिनियन को। अगर हम मॉरली जज करने जाते हैं किसी चीज को तो हम इन दोनों चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं, both being far more important than the dash of pious, pious मतलब होता है प्योर, प्योर पर्सन, pious soul बोलते हैं, ठीक है। This adds credibility to the fears of a dash slope। अच्छा, स्लोप की बात किया है, स्लोप की बात किया है, कैसा स्लोप होगा यार, स्लोप कैसे हो सकता है, स्लोप स्लिम हो सकता है, स्लोप वाइटल, वाइटल यानी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या, स्लोप पिवोटल, पिवट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसके अराउंड चीजें रिवॉल्व करती, तो ये तो नहीं हो सकता। या स्लोप स्लीपरी हो सकता है, हाँ स्लोप स्लीपरी हो सकता है, बाकी तीनों वर्ड फिट ही नहीं बैठ। स्लीपरी स्लोप मतलब फिसलन, फिसलन। एग्जॉर्टेशंस मतलब प्रीचिंग्स। तो बोल रहा है हम अगर जो प्योर पर्सन है उसकी प्रीचिंग्स पे ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ अपनी ओपिनियन और फैमिली की ओपिनियन पे ध्यान देते हैं, मॉरली जज करने जाते हैं किसी को जब, तो हम नीचे की तरफ गिरने वाला काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ कह रहा है, ठीक है। So the most important thing is what we have learned today is way to solve the equation। I know that आपको वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता है, कोई बात नहीं, बट क्या हम लॉजिकली कर कुछ कुछ अपना दिमाग लगा के 50-50 में तो आ सकते हैं, और अगर मुझे वर्ड की मीनिंग पता है तब तो मैं मार्क भी कर सकता हूँ, ग्रामर का यूसेज देख सकता हूँ कि कौन सी चीज सही बैठ रही है। ये सब आपको सिर्फ रीडिंग करते रहेंगे तो अपने आप बिल्ड होगा बेटा, रीडिंग नहीं करोगे तो क्लासेस में कुछ ज्यादा, मतलब क्लासेस में तो समझ में आएगा आपको, ऑफकोर्स क्लास में समझ में आ गया होगा, बट इसके आगे जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो दैट इज व्हाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड। आपकी जो पैकेट 1 में वोकैब की बुक है, आप वोकैब की बुक करें या ना करें दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वोकैब की बुक में पीछे देयर आर 25-30 एक्सरसाइजेस, प्लीज वो जरूर करें। देयर आर 25-30 एक्सरसाइजेस, प्लीज उसे जरूर करें वोकैब की बुक में, आपका वोकैब उससे काफी इंप्रूव होगा, ठीक है, राइट। चलो देन, सो वी एंड इट हियर, गुड डे। You all can leave. Yeah. Rishabh, any doubt? Annapurna, any doubt? Hi, yeah. ऋषभ और अन्नपूर्णा, आप क्या क्लास में हैं कि चालू करके चले गए हैं?